ज्योग्राफी में हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन बेसिन्स कि कॉन्टिनेंट का एवोल्यूशन कैसे हुआ और ओशियन कैसे आए। तो ये टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे जिसमें अलग अलग थ्योरीज हम लोग ने पढ़ी। अर्थ को दो पार्ट में बांटा, हेमिस्फेयर में नॉर्थ एंड साउथ पार्ट। फिर वहाँ से थ्योरीज को जनरेट किया। सरफेस एरिया समझा कि सरफेस एरिया कितना है, लैंड जो एरिया है वो कितना है, और वाटर एरिया कितना है, जिसमें हम लोग ने टेट्राहेड्रल हाइपोथेसिस पढ़ा। ठीक है, ये हाइपोथेसिस पढ़ा कि किस तरीके से ज़मीन जो थी, लैंड, वो एक सिंगल पार्ट में था, बाद में इसके टुकड़े होते चले गए। फिर हम लोग पढ़ रहे थे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट थ्योरी ऑफ टेलर। टेलर की ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ी, जहाँ पर हमने अर्थ को ये बताया कि हाँ ये एक मतलब लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड। तो लॉरेशिया जो नॉर्थ साइड को हमने लॉरेशिया नाम दिया और साउथ साइड को गोंडवाना लैंड नाम दिया। फिर वहाँ से टुकड़े हुए, वहाँ से अंटार्कटिका, ऊपर एशिया, नॉर्थ अमेरिका, एशिया, रशिया। तो ये इस तरीके से ड्रिफ्ट होकर एक कॉन्टिनेंट की का फॉर्मेशन हुआ। फिर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ऑफ वेगनर। वेगनर ने भी ड्रिफ्ट बेस पर थ्योरी दी कॉन्टिनेंटल की, जिस तरह टेलर ने दी। ठीक है, लेकिन इन्होंने और मॉडिफाई किया उस थ्योरी को, टेलर की थ्योरी को। ठीक है, तो ये हम लोग ने वेगनर वाली थ्योरी कर ली थी। फिर इसका एविडेंसेस क्या था। एविडेंसेस मतलब इसको सपोर्ट क्यों मिला इसकी थ्योरी को। वेगनर हैज सक्सेसफुली अटेम्प्टेड टू प्रूव द unification of land masses in the form of a single land mass, the Pangaea, during Carboniferous period on the basis of the evidences gathered from the geological, climate and floral records. He claimed that all the present day continent could be joined to form Pangaea. मतलब पहले Pangaea किसमें था, और जो लैंड एरिया था, और जो ये जो एरिया था, वाटर जो एरिया था, वाटर बॉडी, वो पैंथासाला था, पैंथालसा। ठीक है, so according to Wegener, there is a geographical similarity along both the coast of the Atlantic Ocean. Both the opposing coast of Atlantic can be fitted together in the same way as two cut off pieces of wood can be refitted. तो इस लाइक दैट कि किस तरीके से अगर वो जो एटलांटिक ओशियन को आप देखोगे, उसका जो कोस्टल एरिया है, Atlantic can be fitted together the same way as the pieces of wood can be fitted. तो इस तरीके से वो एरिया कुछ ऐसे टूटा हुआ है, फिर ऊपर का एरिया कुछ ऐसे है, तो वो इस ऐसे आप ज्वाइन करोगे फिट हो जाएगा। एक हज़ारों किलोमीटर दूरियां हैं, डिस्टेंस है, लेकिन जब आप उसे ज्वाइन करोगे तो उसका मालूम पड़ेगा कि हाँ इट कुड बी फिटेड, कि यहीं से टूट के गिरा है ना। कोई चीज़ अगर कोई पत्थर टूटता है तो माना कि तुम अलग अलग कर भी दो, बट वापस पास लाओगे तो उसके वो फिटिंग की पोजीशन में आ जाएगा ना। अब एग्जैक्ट फिटिंग तो नहीं हो सकती है अगर कॉन्टिनेंट की बात करें एग्जैक्ट, क्योंकि शेप हज़ारों साल बदलते गए ना, थोड़ा थोड़ा लैंड स्लाइडिंग भी हो रहा है, या रेजिस्टेंस भी होता है, तो वो धीरे 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 थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ेगा। लेकिन फिर भी एक ओवरऑल शेप देखोगे तो ओवरऑल शेप कुछ इस तरह फिटिंग में आ जाएगा ऐसे। तो जियोलॉजिकल एविडेंसेस डिनोट दैट द Caledonian and Hyrcanian mountain system of the western and eastern coastal area of Atlantic are similar and identical.
मतलब अटलांटिक का वेस्टर्न जो माउंटेन्स हैं और ईस्टर्न में जो माउंटेन है वो सिमिलर और आइडेंटिकल हैं, सेम जैसे हैं। The applicants of the northeastern region of North America are compatible with the mountain system of Ireland, Wales and northwestern यूरोप। तो अगर हम नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो यहाँ पे जो माउंटेन है, और फिर बात करें इसकी आयरलैंड, जो ऊपरी आयरलैंड है इसके ऊपर, फिर यहाँ पे यूरोप का जो वेस्टर्न पार्ट है, तो यहाँ पे जो माउंटेन है, इधर माउंटेन है, जो इधर माउंटेन है, और इधर जो यूरोप के वेस्टर्न में जो माउंटेन है वो सिमिलर है। तो ये ऐसे पता चलता है कि हाँ ये ड्रिफ्ट हुआ है, टूटा है यहाँ से, क्योंकि सिमिलर फीचर मिल रहे हैं उस एरिया में। बात समझो ज़रा सा। जैसे ये नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है, और देखो यहाँ पे समझो वेस्टर्न यूरोप है, ये आयरलैंड हो गया, ठीक है। तो यहाँ के जो माउंटेन्स हैं, यहाँ के जो माउंटेन्स हैं, यहाँ के जो माउंटेन्स हैं, वो उसके फीचर्स हैं, या वो लुक अलाइक हैं, सिमिलर जैसे हैं। तो अब पहले एक सिंगल अगर पार्ट हुआ रहेगा तो वो सिंगल ऐसे माउंटेन का बड़ा एरिया होगा, बाद में वो टूट गया, तो उसका जो कोस्टल एरिया, इसका कोस्टल एरिया, इसका कोस्टल एरिया आप देखोगे तो सेम लगेगा। तो इसे पता चलता है कि हाँ ये एक सिंगल पार्ट में था और बाद में ड्रिफ्ट हुआ है, टूटा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, द प्लेजेस ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर कंपेटेबल विद द माउंटेन सिस्टम ऑफ आयरलैंड, वेल्स एंड नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप। ठीक है, तो ये मैंने आपको ड्रॉ करके समझा भी दिया है। ठीक इसी तरीके से देखो यहाँ पर भी एक जिक्सॉ पैटर्न दिया हुआ है कि ये आपका अफ्रीका है, ठीक है, और ये आपका जो है वो साउथ अमेरिका है। तो ऐसा जबकि अभी साउथ अमेरिका और अफ्रीका काफ़ी दूर दूर है ना। तो ये इससे पता चलता है कि ये एक पार्ट हुआ करता था, मतलब पूरा लैंड का ही एक पार्ट था, सिंगल पार्ट, वो टूट टूट के ड्रिफ्ट हुआ है। तो इससे ही पता चलता है कि ये साउथ अमेरिका जो है वो पार्ट ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट था। ठीक है, सो जियोलॉजिकल, both the coast of the Atlantic are also identical. Due to and after detailed study of eastern coast of South America and western coast of Africa has said that the geological structure of both coasts are more or less similar. मतलब सिमिलर है। देखो सिर्फ सिर्फ शेप की बात नहीं है, शेप तो ठीक है, मतलब वो जो कोस्टल एरिया के जो फीचर्स हैं वो भी काफ़ी हद तक के सेम है, काफ़ी हद तक के। अब ये कि थोड़ा बहुत फ़र्क इसलिए हो गया होगा बाद में, क्योंकि अब वो धीरे धीरे सड़क के उधर चला गया, उधर क्लाइमेट अलग, इधर का क्लाइमेट अलग। तो डेफिनेटली वहाँ के जो जंगल या वेजिटेशन है, फिर अफ्रीका की ये साइड के जो वेजिटेशन है, वो एक फ़र्क हो सकता है थोड़ा बहुत। सो अकॉर्डिंग टू both according to Dutoit, both the land masses, that is South America and Africa, cannot be actually brought together but near to each other because of gap of 400 to 800 kilometer would separate them due to existence of continental shelf and slope of these two land masses.
तो यहाँ पे ये दिया हुआ कि साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका कैन नॉट बी एक्चुअली ब्रॉट टुगेदर बट नियर टू ईच अदर। तो काफ़ी मतलब अगर तुम के करीब लेकर आ जाओगे तो यहाँ से ये पता चलेगा कि इसका जो सेपरेट देम ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड स्लोप ऑफ दिस टू लैंड मास, कि दोनों लैंड मास के स्लोप में फ़र्क है। सो देर इज मार्क्ड सिमिलैरिटी इन द फॉसिल्स एंड वेजिटेशन रिमेन्स फाउंड ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका एंड वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका। तो यहाँ पे जो फॉसिल्स जो भी वेजिटेशंस हैं वो भी काफ़ी हद तक के सेम है, ये दोनों पार्ट के। ये ठीक है। तो सिर्फ जिक्सॉ बेस पर नहीं कि पैटर्न को तो आप फिर किधर भी घुमा के लगा दोगे, ऐसे घुमा दो फिर कहीं और किसी और, तो फिर वो उस वजह से हम इस थ्योरी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और ड्रिफ्ट थ्योरी को, कि सिर्फ जिक्सा पैटर्न है। उसकी बाकी सिमिलैरिटीज़ को, कोस्टल एरिया के सिमिलैरिटीज़ को भी हम लोग नोटिस कर रहे हैं, उस पर उसको स्टडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। फिफ्थ पॉइंट देखो, इट हैज़ बीन रिपोर्टेड दैट जियोडेटिक evidences that Greenland is drifting westward at the rate of 20 सेंटीमीटर पर ईयर। मतलब एक साल में 20 सेंटीमीटर ग्रीनलैंड क्या हो रहा है, ड्रिफ्ट हो रहा है। मतलब जो अभी भी ऐसा है, ड्रिफ्टिंग अभी भी हो रही है। अगर आप अफ्रीका का मैप देखोगे तो अफ्रीका के मैप में यहाँ पे ड्रिफ्टिंग हो रही है, इस पार्ट में, इतने पार्ट में बहुत बड़ा एक मतलब लैंड बीच से टूट रही है। आप देखना यूट्यूब में, और काफ़ी बड़ा खड्डा हो गया है उसके अंदर। तो आगे चल के 200 300 या 500 साल बाद जो भी है, ये टूट के पूरा ही टूट के अलग हो जाएगा एक पॉइंट में आके, ये हिस्सा। और यहाँ ग्रीन लाइन में भी आप देखोगे कि 20 सेंटीमीटर वेस्ट साइड में ग्रीन लैंड, जैसे ये अर्थ है, समझिए ये आपका ग्रीन लैंड है, ठीक है ना। तो ये धीरे धीरे उस तरफ, धीरे धीरे वेस्ट साइड में क्या हो रहा है, ड्रिफ्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब कि ड्रिफ्ट थ्योरी तो है एग्जिस्ट, क्योंकि अभी भी ड्रिफ्टिंग हो रही है एट प्रेजेंट भी। तो यानी ड्रिफ्ट थ्योरी को सपोर्ट किया जा सकता है कॉन्टिनेंट फॉर्मेशन में। सो द एविडेंसेस ऑफ सी फ्लो spreading after 1960 have confirmed the movement of land mass with respect to each other. फिर देखो द लेमिंग स्मॉल साइज एनिमल जो होते हैं of the northern part of Scandinavia have tendency to run westward when the population is enormously increased, but they are founded in the sea water due to absence of any land beyond Norwegian coast. This behavior of lemmings proves the fact that the land masses were united in the ancient time and the animal used to migrate to far off place in western direction. तो यहाँ पर ये भी देखा गया कि जैसे अगर आप ये यूरोप का पार्ट समझ लो, ठीक है, तो यहाँ पे जो एनिमल्स है वो इधर से उधर, मतलब ये दूसरा जो पार्ट है वो क्या करते हैं, माइग्रेट होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि सेम हैबिटेट है उनके लिए वो चीज़। तो इससे ये एक चीज़ पता चलती है कि वो जो पार्ट था, जैसे यूरोप के जो इस तरफ ऐसे टुकड़े हैं, ठीक है, आप देखो यूरोप का मैप देखना, तो ऐसे वो एक पार्ट में हुआ करते थे, क्योंकि इसके जो एनिमल्स हैं उनका बिहेवियर जो है वो माइग्रेट करते हैं अपने हैबिटेट के लिए। सेवन देखो पॉइंट, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्लोसप्ट्रिस फ्लोरा इन इंडिया, साउथ अफ्रीका
Australia, Antarctica and Falkland Island etc. prove that the fact that all land masses were previously united and contiguous in the form of Pangea. तो वहाँ के जो वेजिटेशंस हैं जो इस तरफ का टुकड़ा है साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिका जो साउथ साइड में है साउथ हेमिस्फेयर मतलब नीचे साइड में तो वहाँ का जो फ्लोरा है वो भी उससे भी पता चलता है कि हाँ ये एक पार्ट में हुआ करता था वेजिटेशन से द एविडेंस 8 पॉइंट द एविडेंसेस ऑफ कार्बोनिफेरस ग्लेशिएशन ऑफ ब्राज़ील फॉकलैंड साउथ अफ्रीका पेनिनसुलर इंडिया ऑस्ट्रेलिया and Antarctica further proves the verification of unification of all land masses in one land mass, that is Pangaea, during Carboniferous period. ठीक है, तो इतने सारे प्रूविंग हमने क्रॉस चेक प्रूफ और काउंटर चेक कर लिया कि हाँ भाई ये सिंगल पार्ट में ही हुआ करता था। तो यहाँ पे देखो एक मैप दिया हुआ है जो कि यहाँ पर ये जो पार्ट है ये साउथ अमेरिका का पार्ट है, ठीक है, और ये जो पार्ट है ये अफ्रीका का पार्ट है, मतलब अफ्रीका का वेस्टर्न पार्ट है, ये साउथ अमेरिका का ईस्टर्न पार्ट है। तो यहाँ का ये मैच किए कि गोंडवाना एरिया का ये दिया हुआ है एंशियंट ग्रेनाइट्स प्री सिल्वरियन कार्बोनिफेरस, तो उसके जो फीचर्स हैं वो यहाँ पे एक फीचर से बिल्कुल देखो मैच खा रहे हैं। तो ये एक आपको एग्जांपल दिया हुआ है। प्रोसेस क्या है इस थ्योरी का? एज स्टेटेड अर्लियर द मेन एम ऑफ वेगनर behind the postulation of this drift theory was to explain major climatic changes which are reported to have taken place in past geological history of the each, such as Carboniferous glaciation of major parts of the Gondwana land. Besides, Wegener also attempted to solve other problem of Earth, example origin of mountain, island, फर्स्टून ओरिजिन, मतलब उन्होंने और भी काफ़ी सारी चीज़ों को थ्योरी दी है, माउंटेन का आइलैंड्स का काफ़ी सारी थ्योरीज दी है। फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्रिफ्ट, क्या रिस्पॉन्सिबल है ड्रिफ्ट की हुआ? अब ये मेन है ड्रिफ्ट हुआ, ये तो चलो हमने समझ लिया, टेलर ने भी बताया और फिर इन्होंने बताया। अब सवाल है कि इतना ड्रिफ्ट के लिए इतना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, कौन किस वजह से ड्रिफ्ट हो रहा होगा? तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है भाई। अकॉर्डिंग टू वेगनर्स ऑफ continent after breaking away from the Pangea moved in two direction, एग्जाम्पल दो डायरेक्शन मूव हुआ पैंगैया। तो क्या दो है ये पार्ट? एक तो इक्वेटर वार्ड मूवमेंट हुआ। इक्वेटर वार्ड मूवमेंट का मतलब ये अर्थ है, ये इक्वेटर है, तो एक तो ये मूवमेंट इस तरफ हो रहा था इक्वेटर साइड में, ठीक है ना, सेंटर में, अर्थ के सेंटर में, और एक वेस्ट वार्ड में मूवमेंट हो रहा है। तो अभी हमने देखा कि ग्रीनलैंड वेस्ट वार्ड में मूव कर रहा है, इस तरह इस तरह इस तरह वेस्ट वार्ड में, वेस्ट साइड में मूव हो रहा है। सो द इक्वेटर मूवमेंट ऑफ सियालिक blocks, that is continental blocks, was caused by gravitational differential force and force of buoyancy. As already stated that continental blocks, according to Wegener, were form of lighter sialic material, silica and aluminium, were floating without any friction on a relative denser seama. Thus, the equator-ward movement of the sialic block, continental block, would depend on the relation of the center of gravity and center of buoyancy of floating कॉन्टिनेंटल। तो एक तो मेन रीज़न ये है कि जो ऊपर का जो पार्ट है अर्थ सरफेस का वो एक्चुअली में फ्लोट कर रहा है, ऐसा बताएगी। और इक्वेटर साइड में क्यों हो रहा है मूवमेंट? क्योंकि ग्रेविटी डिफरेंसेस है। तो यहाँ पे ना ग्रेविटी ज़्यादा है,
ठीक है, तो इस तरह से एक तो ये वजह है मूव करने की कि इक्वेटर साइड में मूव क्यों हो रहा है। क्योंकि जो सियालिक पार्ट है, ऊपर का पार्ट, वो लाइटर, थोड़ा हल्का है, सिलिका और एल्युमिनियम हल्का होता है ना, तो उसको ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। तो वज़न भी हल्का है, वज़न में तो ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। तो फ्रिक्शन कम होने की वजह से या रिलेटिव डेंसिटी उसकी कम होने की वजह से वो धीरे धीरे इक्वेटर में, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, वो हल्का सा एक ड्रिफ्टिंग हो रही है उसकी। द इक्वेटर वर्ड मूवमेंट इज सियालिक ब्लॉक कॉन्ट्री ब्लॉक वुड डिपेंड ऑन द रिलेशन ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ बुयांसी ऑफ द फ्लोटिंग कॉन्टिनेंटल। यहाँ पे कुछ एवोल्यूशन दिए हुए हैं, पहले कैसा होता था, फिर धीरे धीरे देखो ड्रिफ्ट हुआ, है ना, ड्रिफ्ट होके देखो कैसे बन गया मैप। So continental mass generally with two types of forces operate in opposite direction, but because of the ellipsoidal form of the earth, एलिप्स फॉर्म में ना, ऐसे है ना अर्थ का शेप, नॉट सर्कुलर नहीं है, थोड़ा सा चपटा है ना, संतरे के जैसा। तो बिकॉज ऑफ द ellipsoidal form of the earth, these forces are not in direction opposition but are related that if the buoyancy point lies under the center of the gravity, the resultant force is directed toward the equator. तो वो एलिप्स फॉर्म में है, तो जो बियॉन्सी फोर्स जो लग रहा है वो सेंटर की तरफ लग रहा है, ठीक है ना, वो इस तरीके से इक्वेटर साइड में लग रहा है। तो द वेस्टवर्ड मूवमेंट ऑफ द कॉन्टिनेंट, अब ये तो हो गया इक्वेटर मूवमेंट क्यों हो रहा है, एक बियॉन्सी फोर्स की वजह से और एक ग्रेविटेशनल सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मतलब जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी में जो बियॉन्सी पॉइंट है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी में लाई कर रहा है, क्योंकि कोई भी चीज़ का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा उसके सेंटर में ही होगा ना, सेंटर में ही होगा ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। So the westward movement of the continent was caused by the tidal force of the sun and the moon. अब ये वेस्टवर्ड में जो हो रहा है वो, क्योंकि भाई अर्थ का मूवमेंट कैसे हो रहा है, देखो देखो, जो सर्कल है ना, एक्चुअली जो एलिप्स नहीं बन रहा, सर्कल पूरा बन रहा है, तो अर्थ का शेप ऐसा मत समझना, हल्का सा चपटा होता है। अर्थ जो घूम रहा है वो इस तरह घूम रहा है ना, ईस्ट की तरफ घूम रहा है ना अर्थ, ऐसे इस तरह घूम रहा है। तभी जो सनराइज जो होता है वो पहले ईस्ट में होता है। सनराइज कहाँ होता है, पहले ईस्ट में होता है ना, क्योंकि इस तरह घूम रहा है, मतलब ईस्ट टू वेस्ट की तरफ घूम रहा है, समझ गया ना ये अर्थ का रोटेशन। तो यानी वेस्ट साइड में एक फोर्स लग रहा है, टाइडल फोर्स वेस्ट में, क्योंकि वैसे घूम रहा है, तो फ्रिक्शन कहाँ पर होगा, खुद ही सोचो, वेस्ट साइड में मूवमेंट होगा ना एक तरीके से। आप एक बॉल लो, बॉल में पानी डालो, ठीक है, या कोई एक गाढ़ा पेन डालो और फिर इसको घुमाओ तेज़ी से, गाढ़े पेन की बूंद डालो, ठीक है ना, मार्किंग कर लेना बॉल पर, बॉल को ईस्ट से वेस्ट से तेजी से घुमाओ, तो वो जो बूंद है ना वो थोड़ा सा वेस्ट साइड में सरक जाएगी फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है। तो द द वेस्ट वर्ड मूवमेंट ऑफ द कॉन्टिनेंट was caused by the tidal force of the sun and the moon. According to Wagner, attractional force of sun and moon, which was maximum when the moon was nearest to the earth, dragged the outer Salic crust over the interior of the earth. Towards the west, it may be pointed out that in any drift theory of weakest point on the most difficult problem is related to the competent force responsible for the movement of continents, such as force, tidal force, attraction force of the sun of the moon is extraordinarily small, but in the case of other forces, the question time is all important given
sufficient time, it is claimed that even these very small forces are able to cause movement. कि इतनी दूर पर है सन और मून, माना कि बहुत थोड़ा सा लग रहा है फोर्स, लेकिन लग तो रहा है। हज़ारों साल के पीरियड के हिसाब से देखेंगे तो धीरे 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 लग रहा है, ठीक है ना। तो अब उसका जो मोमेंट जो अर्थ का हो रहा है वो ईस्ट टू वेस्ट की तरफ हो रहा है, तो सनराइज इस तरीके से हो रहा है, ईस्ट टू वेस्ट की तरफ हो रहा है। तो उससे क्या होगा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, टाइडल फोर्स है सन का, वो उसी तरफ लगेगा, वेस्ट साइड में मूवमेंट होते हुए लगेगा, तो इसलिए ड्रिफ्टिंग है ना वेस्टवर्ड में हो रही है। So the disruption, rifting and ultimately drifting of the continental block began in Carboniferous period. The movement of continent block away from the poles are dramatically called by Wegener as the flight from the poles. So Pangaea was broken into two parts due to differential gravitational forces and the forces of buoyancy. The northern part became Laurasia, while the southern part called by Gondwana लैंड, ठीक है ना। तो जो एक सिंगल पार्ट था पैंगिया, वो दो पार्ट में बदला, एक लॉरिशिया नॉर्थ में और गोंडवाना लैंड साउथ में। The intervening space between these two giant continental blocks was filled up with water and the resultant water body was called the Thais Sea. This phase that is, तो वो जो गैप्स बने उस गैप में क्या पानी आ गया, ठीक है, उसको बोले तेथाइस सी बोलते हैं। द फेस ऑफ द रिसेप्शन पेंगा इज ओपनिंग ऑफ द तेथाइस गोंडवाना लैंड वॉज डिसरप्टेड ड्यूरिंग द क्रेटेशियस पीरियड ऑन इंडियन पेनिनसुला Madagascar, Australia and Antarctica broke away from the Pangaea and drifted apart from the impact of tidal force of the sun and the moon. So North America broke away from Angara land and drifted westward due to tidal force. तो ये इस तरीके टाइडल फोर्स की वजह से धीरे धीरे धीरे, तो मेन जो फोर्स बताया है टाइडल फोर्स बताया हुआ है जो सन और मून की वजह से, और जो मूवमेंट है अर्थ का वो भी ईस्ट से वेस्ट की तरफ है। So similarly, South America broke away from Africa, moved westward under the impact of tidal force. इसीलिए जो अफ्रीका से टूट के जो साउथ अमेरिका है ना वो वेस्ट साइड में चला गया। ड्यू टू northward movement of Indian peninsula, Indian Ocean was formed while the Atlantic Ocean was formed due to westward movement of two Americas. तो इस तरीके दो अमेरिका उधर चले गए, इंडिया उधर चला गया। तो इट मे बी मेंशन दैट नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका वर drifting westward at different rate and hence a shape of the Atlantic Ocean could be possible arc। तो यानी कि जो अंटार्कटिक से ही टूट के अमेरिका निकला, एक तरीके से ऐसा बताया गया। तो पहले वो अफ्रीका पार्ट में था, अफ्रीका से टूट के फिर साउथ है ना, पहले इस तरह धीरे धीरे हुआ है, एक बार में नहीं बना। पहले दो टुकड़े हुए, फिर तीन टुकड़े हुए, फिर चार हुए, फिर पाँच हुए, ऐसे। कुड बी पॉसिबल आर्कटिक एंड, मतलब आर्कटिक से ना नॉर्थ अमेरिका आया और इधर साउथ अमेरिका नीचे गोंडवाना लैंड से आया अफ्रीका से। तो ओशियन कुड बी पॉसिबल आर्कटिक एंड नॉर्थ ही वर फॉर्म ड्यू टू द फ्लाइट ऑफ द कॉन्ट। तो इसी तरह बीच में जो गैप बने तो वो एक ओशियन बनते गए, मतलब पानी पहले एक ही पार्ट में था, तो वो जो बीच बीच में फिर गैप टूट के बने तो उसमें वो पानी का शेप, मतलब पानी ओशियन हो गए। तो ओशियन कुड बी पॉसिबल आर्कटिक नॉर्थ सी वर फॉर्म्ड due to possible Arctic and North were formed due to flight of continental blocks from North Pole. The size of the Panthalassa primitive Pacific Ocean, मतलब पहले सिर्फ पैंतासाला, मतलब पहले जो सिर्फ जो ओशियन था सिंगल, वो उसको बोलते हैं ना पैंतालासा बोलते हैं, पैसिफिक ओशियन बोला जाता था। वॉज रिमार्केबल रिड्यूस, तो छोटा हो गया क्योंकि अलग अलग टुकड़े वहाँ चले गए। पैसिफिक रिमार्केबल रिड्यूस बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ कॉन्टिनेंटल ब्लॉक फ्रॉम ऑल साइड टुवर्ड द Panthalassa. Thus, the remaining portion of Panthalassa became the Pacific Ocean. तो जो पैसिफिक ओशन यहाँ पर है ना, यहाँ पे पैसिफिक ओशन है, तो यही पैसिफिक
इस तरह, और इधर अमेरिका है, अमेरिका है, ठीक है। तो इस तरीके से वो जो बचा पार्ट को फिर हम लोग पैसिफिक बोलते हैं। पहले एक सिंगल पार्ट था पैंतरासा में। सो इट मे बी मेंशन दैट disruptional disruption, rifting and displacement of continental block continued from Carboniferous period to Pliocene period, when the present pattern and the arrangement of continents and ocean basin was attained. There have been frequent changes in the position of the equator and the poles are given in table. तो इस तरीके से यहाँ पे टेबल दिया हुआ है, तो किस तरह नॉर्थ पोल और साउथ पोल में भी चेंजेस होता गया अलग अलग पीरियड में, ठीक है। So equator was located at the most northerly location during Silurian पीरियड। तो पहले वो उसमें भी, क्योंकि देखो अर्थ का शेप ऐसा थोड़ी ना है, अर्थ का शेप एक्चुअली में रफली बताएं तो थोड़ा चपटा हुआ है, बस ऐसे समझ लो, एलिप्स उसमें है। तो उस वजह से पोल में भी, अगर फुल सर्कल होता तो बात अलग होती, तो पोल में भी थोड़ा थोड़ा चेंजेस हो रहे थे नॉर्थ पोल साउथ पोल में। तो इक्वेटर वॉज लोकेटेड, तो इक्वेटर जो था पहले थोड़ा सा नॉर्थ साइड में था मोस्ट, ठीक है, थोड़ा सा नॉर्थ साइड में था। So it passed through the London during Carboniferous period and through the present location of the European Alpine mountain during Tertiary period. The South Pole and equator obviously moved into accordant position. The prevailing westward and equatorward movement must be referred this position. ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग ने पढ़ी, एक्चुअल ड्रिफ्टिंग ऑफ द कॉन्टिनेंट कैसे हुआ। अब देखो माउंटेन बिल्डिंग कैसे हुए। चलो अच्छा, माउंटेन बिल्डिंग नेक्स्ट उसमें करेंगे हम लोग, क्योंकि ये काफ़ी हैवी टॉपिक है और इसको थोड़ा सा पहले आप समझ लो अच्छे से। 3 से 3 लेक्चर में हो जाएगा।